Hello everyone, this is me Ishita and you all are watching Inu Pathshala. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 कथाज एंड चरितास। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अर्ली इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल राइटिंग डिड नॉट ऑलवेज अपीयर एज अ सेपरेट हिस्ट्री बुक्स, यानी कि पुराने टाइम में अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो वहां पे जब राइटिंग्स होती थी, लिटरेचर होता था, बुक्स वगैरह जो होती थी उनको सिर्फ एज अ बुक ही नहीं कंसिडर किया जाता था, बल्कि हम वहां पे डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स देख रहे हैं, यानी कि लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। जैसे हमारी बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, इंग्लिश में अलग लैंग्वेज होती है, साइंस की लैंग्वेज अलग होती है, मैथ्स की मैथमेटिकल लैंग्वेज अलग होती है। तो ऐसे ही हम पुराने टाइम पे भी डिफरेंट डिफरेंट क्या देख रहे हैं, लिटरेरी फॉर्म्स देख रहे हैं, लिखने का तरीका देख रहे हैं। तो गुप्ता पीरियड के बाद जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया और एक्सप्रेस हो गया। अब किसके थ्रू? पहला करितास के थ्रू, जिसको हम कहते हैं बायोग्राफी, ठीक है। काव्यास के थ्रू, जिसको हम कहते हैं पोएटिक कंपोजिशन। बायोग्राफी का मतलब पता है ना, कि जब हम अपनी जीवनी लिखवाते हैं। तो सेकंड पोएटिक कंपोजिशन, जहां पे हम पोएम्स पे ध्यान दे रहे हैं। थर्ड इज प्रशस्ति यूलॉजीज, यानी कि जहां पर प्रेज में कोई अपने बातें लिखवा रहा है, यानी कि अपने आप को अपनी प्रशंसा लिखवा रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट इज वंशावली। वंशावली में हम क्रॉनिकल्स देख रहे हैं, ठीक है। क्रॉनिकल्स होती हैं जो पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करती हैं। These works were not history in the modern scientific sense but contain historical consciousness. अब इन वर्क से हमें क्या पता चलता है कि पास्ट में भी लोगों के अंदर मतलब कितना ज्यादा हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को लेके अवेयरनेस थी कि हमें जो है चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन हमारे बारे में जाने। अब कोई राजा अपनी बायोग्राफी क्यों लिखवाएगा, है ना? जिससे उनकी प्रजा को उस राजा के बारे में पता चले, ठीक है, कि राजा ने क्या क्या चीजें करी हैं, एज वेल एज जो आने वाली जनरेशन है, जो उस राजा के बाद जो आएगा गद्दी पे, राजा बनेगा, प्रिंस, चाहे उनका वो प्रिंस बने, है ना, जो उनका बेटा होता है, चाहे वो राजा बने, चाहे कोई भी उस गद्दी को ऑक्यूपाई करे, आने वाली जो जनरेशन है वो जानेगी उनके किस्से थ्रू बायोग्राफीज। तो एक ये पॉइंट ऑफ व्यू होता था, इसलिए बायोग्राफीज लिखवाई जाती थी, प्रशस्ति बनवाई जाती थी। आज भी हम लोग पिलर देखते हैं, इलाहाबाद में पिलर है जिसको हम प्रज्ञा प्रशस्ति नाम से जानते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट क्या करती थी ये सारी चीजें? पॉलिटिकल अथॉरिटी, राजा की अथॉरिटी बताती थी। सोशल चेंजेस, राजा के कार्यकाल में प्रजा कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, ये सब चीजें दिखाती थी। रिलीजियस लाइफ कैसी है लोगों की, राजा की रिलीजियस लाइफ कैसी है, और कल्चरल वैल्यूज कैसी है, ये सारी चीजें हमें रिफ्लेक्ट होती हैं किस चीज के अंदर? बायोग्राफीज के अंदर, पोएटिक कंपोजिशन के अंदर, यूलॉजीज के अंदर, क्रॉनिकल्स के अंदर। अब इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करने काफी इजी है, बट जो हिंदी वाले हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट अगर कहीं पे एरर हो तो आप मुझे बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक 1 है काव्य लिटरेचर। काव्य का मतलब क्या है? हाई डेवलप फॉर्म ऑफ संस्कृत पोएटिक लिटरेचर, यानी कि जो संस्कृत में पोइट्री हो रही थी उसकी हाईली डेवलप्ड फॉर्म, जिसको हम कह रहे हैं काव्य, ठीक है, यानी कि एडवांस फॉर्म। अब काव्य के अंदर क्या स्पेशलिटी हमें देखने के लिए मिलती है, क्या स्पेशल चीजें हैं? तो पहली बात तो ब्यूटीफुल लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। पोएटिक इमेजिनेशन, यानी कि जो ऑथर जो भी पोएम लिख रहा है, ठीक है, जो भी काव्य लिख रहा है, उसके अंदर वो इमेजिनेशन को डाल रहा है, यानी उस चीज को इमेजिन करते हुए लिख रहा है, तो उसमें वो रियल इमोशंस अपने पुटअप कर रहा है। थर्ड, फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, मेटाफर, कंपैरिजन कर रहे हैं तो एज और लाइक का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हिंदी में भी जब वो काव्य लिख रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच का ध्यान रख रहे हैं। जब भी वो अपनी कुछ बातें कह रहे हैं तो उस बातों को इतनी खूबसूरती से बता रहे हैं कि जो पढ़ने वाला है उसको बहुत ही ज्यादा रियल लगे। और जहां पे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन की जरूरत है कि सस्पेंस क्रिएट करना है, तो वहां पे सस्पेंस दिखा रहे हैं। जहाँ पे इमोशन क्रिएट करना है वहां पे इमोशन क्रिएट कर रहे हैं। काव्य के जो राइटर्स होते थे ज्यादातर रियल इवेंट को अपनी इमेजिनेशन के साथ कंबाइन करके लिखते थे। अब इनका पर्पस क्या होता था? काव्य क्यों लिखी जाती थी? काव्य लिखी जाती थी नॉट ओनली टू रिकॉर्ड फैक्ट्स बट ऑल्सो टू क्रिएट एन आइडल इमेज ऑफ रूलर, यानी इमेज की एक जो रूलर होते थे उनकी एक हीरो इमेज बनाना। काव्य एज अ पार्ट ऑफ कोर्टली कल्चर। अब कोर्ट कल्चर इन द सेंस कि जो राजा के क्लोज मेंबर्स होते थे, मंत्री परिषद जो होते थे, मंत्री वगैरह हो गए, तो जो रॉयल कोर्ट होता था वहां पे भी काव्य बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे, क्योंकि राजा क्या करते थे? पेट्रोन पेट्रोनेज देते थे। पेट्रोनेज का मतलब होता है एक तरीके से पैसे देना, ठीक है। अब पैसे क्यों दे रहे हैं किंग पोइट को और स्कॉलर्स को? जिससे वो किंग के बारे में अच्छा अच्छा लिखे, अच्छे अच्छे पोइट्रीज लिखे, ठीक है। क्योंकि काव्य क्या है? एक कला है। हर एक इंसान को अगर आप बोल दोगे कि आप एक पोएम कंपोज कर दो तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। थिंकिंग,
सोच इतनी डीपली होनी चाहिए कि आप इस टॉपिक पे लिख पा रहे हो। अगर आपको भी बोल दिया जाए कि 2 मिनट आप इस टॉपिक बोलो तो नहीं बोल पाओगे। तो ये एक अपनी पर्सनल स्किल्स होती है जो हर किसी के पास नहीं होती है। तो इसलिए राजा क्या करते थे, पैटर्न करते थे। रोल ऑफ काव्य इन कोर्ट कल्चर, किंग के प्रेस में लिखी जाती थी। किंग की जो ब्रेव है, ब्रेव वॉरियर्स दिखाया जाता था किंग को, की बहादुरी दिखाई जाती थी। किंग के काल में कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिखाया जाता था, और किंग कैसे अपनी सोसाइटी, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट कर रहा है ये दिखाया जाता था। लेजिटिमेशन ऑफ पावर, कभी कभी हमें ये भी देखने के लिए मिला है कि राजा ने लिटरेचर को यूज किया है अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। डोमिनेंस इन द सेंस कि जो उनके पूर्वज रहे, जो उनके बहादुर पूर्वज रहे, उनसे कनेक्शन दिखाते हुए, ठीक है, अपनी बहादुरता को, अपनी वीरता को, अपने शौर्य को और ज्यादा अथॉरिटी को अपनी स्टैब्लिश करते हुए। थर्ड, क्रिएशन ऑफ रॉयल इमेज, रॉयल इमेज, अपनी रॉयल छवि बनाना, ठीक है, कि उनमें कितना साहस है, कितने वो एक तरीके से जस्टिस सर्व कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, विजडम है उनके अंदर, कितनी जनरसिटी है। तो एक तरीके से किंग जो है अपनी क्वालिटीज को भी डिस्क्राइब कराते थे थ्रू काव्यास। लिंक विद हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ऑल दो डेकोरेटेड विद इमेजिनेशन, काव्यास प्रिजर्व इंफॉर्मेशन। अब काव्यास जो है, चाहे वो पोइट्री इन दी पोइट्री की फॉर्म में जो है किंग को प्रेस कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन भी प्रिजर्व कर रही है कि कौन कौन से राजा ने जो है काव्यास लिखवाए, ठीक है, क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए उनकी टाइम पे, उनकी प्रजा की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी। नेक्स्ट, काव्यास बाय किंग। अब कभी की किंग भी जो होते थे ना, वो खुद ऑथर बन जाते थे और खुद लिखते थे, जहां पे वो अपनी छवि बता रहे हैं, अपने आइडिया बता रहे हैं, रिलीजियस बिलीफ बता रहे हैं, अपने देश के प्रति, जो जहाँ के वो राजा हैं, अपने साम्राज्य के प्रति क्या आइडियाज हैं वो बता रहे हैं, उनके देश का कैसा कल्चर है वो ये बता रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होती थी, कोर्ट लाइफ रिवील होती थी कि राजा के टाइम पे जो उनके मंत्री हैं, किस किस प्रकार के मंत्री होते थे, क्या क्या डिपार्टमेंट वो संभालते थे, राजा की क्या आइडियोलॉजी होती थी, और लिटरेचर और पावर का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है दिखाई जा रही है। इस चीज से हमें ये भी पता चलता है कि कैसे पुराने समय में भी लिटरेचर का कितना बड़ा रोल रहा है। काव्यास फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया, अब जो साउथर्न इंडिया है वहां से भी हमें काव्यास देखने के लिए मिल रहे हैं। जब न्यू किंगडम से मर्ज हो रहे हैं तो जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो भी डेवलप हो रहा है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में ये नहीं, हमें साउथर्न इंडिया में भी काव्यास का रोल देखने के लिए मिल रहा है। फीचर्स क्या रहे, अब यहाँ पे भी रूलर्स को प्रेस किया जा रहा है, उनकी रॉयल फैमिलीज को प्रेस किया जा रहा है, किंग को प्रेजेंट किया जा रहा है अपनी प्रजा का प्रोटेक्टर एज वेल एज हीरो। रीजनल आइडेंटिटी, दीज वर्क रिफ्लेक्टेड लोकल ट्रेडिशन, लोकल लोगों की क्या जो सिचुएशन है, रीजनल पॉलिटिक्स क्या है, लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स क्या चल रही है, एज वेल एज सोशल वैल्यूज। थर्ड, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, अब इनसे हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। जैसे मैंने भी आपको ऊपर भी बताया कि रूलर्स कौन कौन से हुए, वॉर क्या क्या उन्होंने मेजर लड़े, उनके कार्यकाल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। लिटरली स्टाइल, द कंबाइंड हिस्ट्री, मैथोलॉजी, पोएट्री। अब ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर वे में ही वो लिख रहे हैं, वो तीन चीजों को कंबाइन करें, हिस्ट्री, मैथोलॉजी और पोएट्री, तीनों स्किल्स को कंबाइन करते हुए जो है काव्यास लिखे जाते थे। अब इसी चैप्टर का हमारा दूसरा टॉपिक है चरित्र लिटरेचर। चरित्र लिटरेचर, तो चरित्र लिटरेचर के अंदर हम देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बायोग्राफी, यानी कि अपनी खुद की जो लाइफ है उसको लिखवाना। इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल जनरे, अब एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जनरे बन गया कब, 7th सेंचुरी के बाद से। अब चरितार्थ क्या होते थे, इंडिपेंडेंट लिटरेरी वर्क होते थे। कोई रूलर बायोग्राफी अपनी खुद भी लिख सकता है एज वेल एज लिखवा भी सकता है, ठीक है, पैटर्न करके, पैसे देके। मेन फीचर्स क्या होते थे, यहाँ पे ज्यादातर किंग मेन फोकस होता था, किंग के बारे में ही सारी चीजें लिखी जा रही थी। पहली हमें देखने के लिए मिलती है हर्षचरिता, ठीक है, जो बाना भट्ट ने लिखी थी। किंग हर्ष की पूरी लाइफ स्टोरी थी उसके अंदर, बहुत फैमिली कैसी थी, उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल कैसे रहे, कैसे उन्होंने अपने एम्पायर को राइज किया, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, कि हमें इंफॉर्मेशन देती है 7th सेंचुरी के टाइम पे पूरा रॉयल कोर्ट कैसे होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, ठीक है, सोशल लाइफ कैसी थी। बट यहाँ पे लिमिटेशन ये मानी जाती है कि जो राजा होते थे, ये हर्षा के केस में ही नहीं है, सभी राजा जो अपनी बायोग्राफीज लिखवा रहे हैं ज्यादातर वो अपनी सिर्फ खूबियां बता रहे हैं, ठीक है, कमियां कोई नहीं बता रहा है। तो इसीलिए कहा जाता था कि ये जो है प्रेज में लिखवाई जाती है, किंग के रियलिटी जो है अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू किसका देखा जा रहा है, राजा का। हो सकता है प्रजा उतनी ना खुश हो, प्रजा का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो। नेक्स्ट है बुद्ध चरिता, जो कि ऑथर थे अश्वघोष। अब ये थी बुद्धा की लाइफ के ऊपर प्रॉपर, कि बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ, उनकी लाइफ कैसी थी, कैसे वो एक, अगर किसी को पता हो तो जो गौतम बुद्ध थे वो पहले सिद्धार्थ नाम के राजा हुआ करते थे। फिर जब उन्होंने रियलिटी देखी लाइफ की, ठीक है, तब उन्हें
उन्होंने जो है प्रॉपर पहले तपस्या की, उसके बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है, ज्ञान मिला, उसके बाद फिर उन्होंने टीचिंग दी लाइफ के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या है? शोज डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट बायोग्राफी। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि बुद्धिज्म की भी, है ना, जो गौतम बुद्ध थे उनकी भी बायोग्राफी लिखी जा रही है, तो एक तरीके से बायोग्राफीज का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से हम बुद्धा की लाइफ के बारे में और ज्यादा जान पाते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है? इंफॉर्मेशन देती है हमें बुद्धिस्ट आइडिया के बारे में, सोशल कंडीशन कैसी थी, और रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। रिलीजियस मूवमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट का मतलब है कि बुद्धिज्म आया जब ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मैंने अभी प्रीवियस में भी आपको बताया। तो इसीलिए बुद्धिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह इमर्ज होके आया ब्राह्मणिज्म की डोमिनेंस को टैकल करने के लिए, और बुद्धिज्म ने बहुत लोगों को पनाह दी जो लोग गॉड से कनेक्शन जो है फील नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ ब्राह्मणिज्म डोमिनेंस, कि आपको वेद नहीं पढ़ने दिए जाएंगे क्योंकि आप जो है शूद्र क्लास से बिलोंग करते हो, सिर्फ वेदा का जो एक्सेस है वो किसको दिया जाएगा? जो ब्राह्मण से और क्षत्रिय हैं उन्हीं को पढ़ना अलाउड होगा। तो इस टाइप से लोग जो है बहुत ज्यादा इनइक्वल फील कर रहे थे कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए भी हमें ये सोसाइटी का जो डिवीजन है हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म की पनाह ली। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रामचरित्र। रामचरित्र के ऑथर थे संध्या करनंदन। अब ये बेस्ड है स्टोरी राम से, आपको पता चल रहा है कि राम रूलर थे, उनके ऊपर बेस है ये, लिखी गई है काव्य स्टाइल बायोग्राफी के अंदर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये जो प्रॉपर चरिता है ये बताती है कि कैसे जो राजा थे वो डिपेंड रहते थे पॉइंट्स के ऊपर या ऑथर्स के ऊपर, अपनी आप को ग्लोरीफाई कराने के लिए, अपनी जो चीजें उन्होंने की हुई है उनको ग्लोरीफाई कराने के लिए, और कहीं ना कहीं ये लिटरेचर और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच में जो कनेक्शन है वो भी शो करता है कि कैसे राजा पैटर्न करते थे, मतलब जो है मुद्राएं देते थे, पैसे देते थे, आज की भाषा में बोले तो हम पैसे देते थे, जिससे जो पॉइंट्स है वो उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखे, ठीक है, और इस टाइप से लिखे कि जनता को लगे ही ना कि बिल्कुल भी फेक, कुछ भी चीजें फेक हैं, इसके अंदर सारी चीजें रियल लगे, वो कनेक्ट कर पाए राजा के साथ, जो भी राजा अपना एक तरीके से जो छवि है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। टॉपिक 3 है काव्यास एंड चरितास एज ऑर्नेट लिटरेरी क्रिएशन। मीनिंग ऑफ ऑर्नेट लिटरेचर क्या है? अब काव्य और चरिता एक सिंपल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हमें आर्टिस्टिक स्किल्स लगती हैं। काव्य और चरिता दोनों ऐसी चीजें हैं जो एक सिंपल अगर हम इंसान को किसी को बोल दें तो वो नहीं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, बिकॉज जैसे पेंटिंग को करने के लिए स्किल की नीड होती है ना, हर एक इंसान को पेंटिंग ड्राइंग करना पसंद नहीं है, ऐसे ही चरिता और काव्य भी एक स्किल नीडेड प्रॉपर लिटरेचर है, जिनको एक स्किल वाला पर्सन जिसपे आर्टिस्टिक क्रिएशंस होंगी, जो सोचने की क्षमता रखता होगा, अपनी इमेजिनेशन को अच्छे से अपनी राइटिंग्स में उतारने की क्षमता रखता होगा, वही जो है राइट कर पाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? डेकोरेटिव लैंग्वेज, जहाँ पे मेटाफॉर, कंपैरिजन, पोएटिक एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हैं, एकदम रियलिटी डाल रहे हैं अपनी राइटिंग के अंदर। आइडियलाइजेशन, जहाँ पे हम किंग को एज अ हीरो पोर्ट्रे कर रहे हैं, किंग की जो ब्रेवरी है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड इमेजिनेशन। रियल इवेंट्स वो मिक्स विद मिथ, लेजेंड एंड एग्जैगरेशन, यानी कि जो रियल इवेंट्स होते थे ना उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था। फोर्थ, पॉलिटिकल पर्पस, जैसे मैंने आपको बताया कि लिटरेचर हेल्प करती है रूलर्स को अपनी अथॉरिटी सेटअप करने में इन दी सोसाइटी, अपने साम्राज्य में। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी? इवन दो दे वर लिटरेरी वर्क्स बट दे हेल्प हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड। अभी चाहे लिटरेरी वर्क्स हो जो उस टाइम पे लिखवाए गए राजा ने अपने पर्पस से, बट स्टिल ये हमें आज हेल्प करते हैं उस टाइम की हिस्ट्री को जानने में। टॉपिक 5 है शिफ्ट इन लैंग्वेज ऑफ काव्य एंड चरिता, द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। तो अगर हम पुराने टाइम पे देखें तो हमें ज्यादातर वेद वगैरह देखने के लिए मिलती थी, एपिक्स जैसे कि महाभारत, रामायण, ये चीजें देखने के लिए मिलती थी, और रिचुअल्स देखने के लिए मिलते थे, अश्वमेध यज्ञ हो गया, इस टाइप से। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरा जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस थी ये चेंज हुई, एंड हिस्ट्री वॉज मिक्स विद रिलीजियस टेक्स्ट पुराने टाइम पे, जैसे कि धनस्तुति, गाथा, आख्यान, यूनिट 2 में हम पढ़ चुके। बट लेटर ट्रेडिशन 6th सेंचुरी आते आते जब महाजनपद बन गए हैं, अगर किसी ने हिस्ट्री काफी अच्छे से पढ़ी हुई तो उन्हें पता हो 6th सेंचुरी का वो टाइम पीरियड था जब बड़े बड़े एम्पायर क्रिएट हो रहे थे, महाजनपद क्रिएट हो रहे थे। तो न्यू फॉर्म्स जो है लिटरेरी ट्रेडिशन की अपीयर हुई, जैसे कि चरितास, प्रशस्ति, वंशावली। सिग्निफिकेंस क्या थी? अब इस लैंग्वेज चेंज की, पहला राइज ऑफ कोर्ट कल्चर। अब यहाँ पे कोर्ट के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशन नहीं हो रहा, कोर्ट रॉयल कोर्ट मतलब जहाँ पे राजा और उसकी सभा बैठती है, तो वहां पे सिर्फ डिस्कशन नहीं हो रहा है, लिटरेचर। और आप तानसेन का आपने नाम सुना होगा, अकबर के कार्यकाल में काफी फेमस जो है वो सिंगर रहे हैं, एंड कैसे एंटरटेनमेंट
भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है कोर्ट कल्चर का, लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है कोर्ट कल्चर का। कहते थे ना कि तानसेन जब अपने राग सुनाता था तो बारिश हो जाती थी, दिए जल जाते थे। तो उस चीज की इंपॉर्टेंस की खाली आप डिबेट डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है रॉयल कोर्ट के अंदर, लिटरेचर एंड एंटरटेनमेंट, या हम ये कह लें कि संगीत भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ग्रोथ ऑफ किंगडम्स, अब जैसे जैसे किंगडम एक्सपैंड हो रही थी तो नीडेड रिटन ट्रेडिशन टू जस्टिफाई रूल। तो लिटरेचर की बहुत ज्यादा नीड पड़ रही थी राजा को अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करने में। पॉलिटिकल लेजिटिमाइजेशन, जहाँ पे रूलर यूज कर रहे हैं बायोग्राफीज पोएट्री को अपने आप को टू कनेक्ट देमसेल्फ विद ग्लोरियस पास्ट। ठीक है, बायोग्राफी और पोएट्री के अंदर वो अपने पूर्वजों की बात बता रहे हैं। ठीक है, कैसे हमारे पूर्वजों ने राज किया, उन्होंने एम्पायर को बड़ा किया, लोगों के लिए क्या क्या किया, एज वेल एज वो अपनी भी जो ब्रेवी है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब पुराने टाइम में हम देख सकते थे कि ज्यादातर चीजें ओरली ट्रांसमिट होती थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं ज्यादातर रिटन ट्रेडिशन है ना, राइटिंग पे जो है मेन फोकस है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं यूनिट नंबर 5 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगेन आई विल से कि द मेन फोकस शुड बी ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली। चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ एक पूरा लिंकेज प्रोवाइड कराने के लिए है। एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आप ब्लैंक हो रहे हो, तो आपको ये जो हिंदी में बोली हुई बातें हैं ना वो भी ज्यादा याद रहती हैं। जब ये चीजें याद रहेंगी तो एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, कुछ तो लिख पाओगे उसके अंदर।